हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। आज अपने ध्वनि पढ़ेंगे। ध्वनि क्या है? ध्वनि वही जो अपने बात कर रहे हैं वही ध्वनि है। क्या है एक्चुअल में? तो ध्वनि पढ़ेंगे अपने। ध्वनि, साउंड। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है और ध्वनि जो होती है वो किसी भी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। अपने भी जब बोलते हैं तो अपने वोकल सिस्टम में, उस वोकल सिस्टम में क्या होता है? कंपन होता है और कंपन से क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमेशा किससे उत्पन्न होती है? वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। मतलब ध्वनि जो है, ध्वनि ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का ही रूप है जो किससे उत्पन्न होती है? वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। कंपन से उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उस कंपन के कारण क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। बचपन में आपने एक टेलीफोन वाला सिस्टम बनाया होगा। किस तरह से? माचिस के दो खाली बॉक्स लेते हैं अपने, और इन बॉक्स में क्या करते हैं? एक धागा लगा देते हैं दोनों में। एक बॉक्स को क्या करते हैं? एक मुंह के पास रखते हैं और दूसरा जो है वो दूसरा एक बच्चा जो है वो अपने कान के पास रखता था। जैसे इस धागे को हिलाते थे तो इसके पास साउंड जाती थी, यानी आवाज़ जाती थी। ये ध्वनि थी। आजकल तो खैर ज़रूरत नहीं है ऐसे खिलौनों की, क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके पास मोबाइल होता है, तो इसलिए इस तरह के खिलौनों की आजकल के बच्चे जानते नहीं हैं। लेकिन पहले ये एक खिलौना टेलीफोन हुआ करता था जिससे ऐसे कहते थे कि अपने बात कर रहे हैं, और एक्चुअल में क्या थी? कंपन पहुंचते थे, ध्वनि पहुंचती थी। तो ये अपने पास क्या है? जब किसी वस्तु में कंपन होता है तो कंपन के कारण क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे ढोल है, ढोल को पीटते हैं तो क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ढोलक है, ढोलक को पीटते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है। वायलिन है, वायलिन के तार से क्या करते हैं? ध्वनि उत्पन्न, यानी उन तारों को कंपन करते हैं। और सिंपल सा अपने पास स्वरित्र होता है। स्वरित्र को जैसे ही रबड़ पेड़ पे मारते हैं तो उसमें भी क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब वस्तु में ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो वस्तुओं के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। और ये जो कंपन होते हैं ये अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होते हैं। यानी ये जो कंपन होते हैं वो किस तरह के होते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होते हैं। यानी ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। और जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है। यानी ध्वनि के संचरण के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है। निर्वात में ध्वनि तरंगे जो है उनका संचरण नहीं हो सकता। ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अपने भी ध्यान रखना है कि निर्वात में ध्वनि तरंगे जो है वो संचरित नहीं हो सकती। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए हमेशा क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। परंतु क्या प्रत्येक कंपन ध्वनि उत्पन्न करते हैं? प्रत्येक कंपन जो है वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। यानी उन तरंगों को जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यही तरंगे जो है वो मानव कर्ण में, मानव के कान में संवेदना उत्पन्न करती है। 20,000 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के जो अपने पास कंपन है वही कंपन क्या करते हैं? जिनकी आवृत्ति अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है वही मानव कर्ण में क्या करती है? संवेदनाएं उत्पन्न करती है। अगर इससे कम आवृत्ति की तरंगे हैं या इससे अधिक आवृत्ति की तरंगे हैं तो वो मानव कर्ण में संवेदना उत्पन्न नहीं करती है। मतलब अपने को ध्वनि की अनुभूति नहीं होती है, मनुष्य को ध्वनि की अनुभूति नहीं होती है। ये जो आवृत्ति प्रास होता है, इस आवृत्ति प्रास को सर्व्य आवृत्ति प्रास कहते हैं। ये जो आवृत्ति प्रास है इसको क्या कहते हैं? सर्व्य आवृत्ति प्रास कहा जाता है। सर्व्य आवृत्ति प्रास। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्व्य आवृत्ति प्रास है। नीचे वो आवृत्ति प्रास देगा आपको, ध्यान से 20 हर्ट्ज को कई बार 20,000 किलो, ये 20,000 हर्ट्ज जो है
इसको 20 किलो हर्ट्ज भी लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। तो अपने पास क्या है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, दोनों एक ही बातें हैं। इस तरह से भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। अब इससे अगर कम आवृत्ति है या इससे अधिक आवृत्ति है तो वो ध्वनि जो है वो मानव कर्ण में संवेदना उत्पन्न नहीं करती है, मतलब मनुष्य उनको नहीं सुन सकता है। अतः आवृत्ति के आधार पर अपने ध्वनि तरंगों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। तो आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण अपने पास किस तरह से होगा? आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण, ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण अपने 3 भागों में बांट सकते हैं आवृत्ति के आधार पर। कौन कौन सी है? पहले अपने पास है अपसर्व्य ध्वनि, नंबर 1 है अपसर्व्य ध्वनि। ये क्या है? अपसर्व्य ध्वनि किससे कहते हैं? ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति जो है वो 20 हर्ट्ज से कम है, उन्हें क्या कहते हैं? अपसर्व्य ध्वनि कहते हैं। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है अपसर्व्य ध्वनि कहलाती है। अपसर्व्य ध्वनि कहलाती है। दूसरा अपने पास आता है सर्व्य ध्वनि। सर्व्य ध्वनि क्या है? दूसरा अपने पास है क्या? सर्व्य ध्वनि। सर्व्य ध्वनि किसे कहते हैं? सर्व्य मतलब जो सुनने योग्य है। और सुनने योग्य ध्वनि कौन सी होती है? जिसकी आवृत्ति अपने पास 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। मतलब ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है सर्व्य ध्वनि कहलाती है। सर्व्य ध्वनि कहलाती है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उनको अपने सुन सकते हैं। तो वो कौन सी ध्वनि है? सर्व्य ध्वनि है। तीसरा अपने पास आता है परासर्व्य ध्वनि। तीसरा अपने पास है परासर्व्य ध्वनि। परासर्व्य ध्वनि क्या होती है? ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? परासर्व्य ध्वनि कहते हैं। तो अपने पास ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है उन्हें परासर्व्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। परासर्व्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। तो ये अपने क्या कर सकते हैं? आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अपने पास अपसर्व्य ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है। सर्व्य ध्वनि ऐसी ध्वनि तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। और तीसरा अपने पास है परासर्व्य ध्वनि। ऐसी ध्वनि तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। इनको और इनको मनुष्य नहीं सुन सकता। तो परासर्व्य ध्वनि जो है वो कुछ जंतु सुन सकते हैं। और यहां से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, परासर्व्य ध्वनि को कौन सुन सकता है? कुछ जंतु ऐसे हैं, कुछ जंतु जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है, व्हेल है। ये जो है ये क्या करते हैं? परासर्व्य ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं। और परासर्व्य ध्वनि तरंगे चमगादड़ के लिए तो वरदान है। चमगादड़ क्या करता है? चमगादड़ रात के अंधेरे में आसानी से उड़ता है
और कभी किसी से टकराता नहीं है। कारण क्या है? चमगादड़ जो है, चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। ये ध्वनि तरंगे जो है वो संचरित होती है और उसके मार्ग में अगर कोई अवरोधक है, मार्ग में कोई भी अवरोधक मतलब रुकावट है, कोई भी अवरोधक है, तो उस अवरोधक से वो पराश्रव्य ध्वनि टकराती है और टकराकर वहां से क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इस तरह से चमगादड़ क्या करता है? उस परावर्तित ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है और उसको पता लग जाता है कि इतनी दूरी पर क्या है? अवरोध है, इसलिए वो रात के अंधेरे में आसानी से उड़ पाता है। तो चमगादड़ के उड़ने का कारण क्या है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगे हैं, यानी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के कारण चमगादड़ उड़ पाता है। इसी तरह से जो सोनोग्राफी होती है, सोनोग्राफी में भी किसका उपयोग किया जाता है? सोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करके सोनोग्राफी की जाती है, यानी जो भी अपने आंतरिक अंग है शरीर के, उनके बारे में जानकारी करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए सोनोग्राफी की जाती है। और उस सोनोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो है, इनका उपयोग सोनार में किया जाता है। सोनार, सोनार एक यंत्र है, सोनार एक यंत्र है। क्या है पूरा नाम इसका? सोनार, SONAR, सोनार साउंड नेविगेशन, नेविगेशन एंड अरेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड अरेंजिंग, ये इसका पूरा नाम है। तो सोनार जो यंत्र है, इसकी सहायता से क्या किया जाता है? इसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं और पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करके इसकी सहायता से समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई ज्ञात की जाती है। इसके अलावा इसकी सहायता से क्या करते हैं? पनडुब्बियां जो है, पनडुब्बियों का वेग ज्ञात किया जाता है और उनके वेग की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी किसी दुश्मन देश की पनडुब्बी जो है वो अपनी तरफ आ रही है और वो किस वेग से आ रही है या अपने से दूर जा रही है, किस वेग से जा रही है, तो इसका काम, किसका काम? सोनार का काम है। सोनार जो अपने पास स्टेशन होते हैं, उन स्टेशनों से क्या करते हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को उत्पन्न किया जाता है। ये ध्वनि तरंगे जो है वो क्या करती है? पानी में गमन करती है और जो पनडुब्बी है उससे टकराकर परावर्तित होकर वापस सोनार स्टेशन द्वारा ग्रहण की जाती है। इस तरह का सिस्टम होता है। लेकिन इसकी सहायता से अपने समुद्र की गहराई, पनडुब्बियों का वेग और उनकी दिशा ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं। किसका? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का। तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो है वो चमगादड़ उपयोग में लेते हैं, जिसकी सहायता से वो उड़ पाते हैं। सोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से सोनार में जो है इस ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या है? समुद्र की गहराई है, पनडुब्बियों का वेग है और उनके वेग की दिशा का पता लगाया जाता है। अब आता है ध्वनि तरंगों का संचरण। ध्वनि तरंगों का संचरण, ध्वनि तरंगों का संचरण, प्रोपेगेशन कैसे होता है? संचरण किस तरह से होता है ध्वनि तरंगों का? ध्वनि तरंगों का जो संचरण है वो वस्तुओं के कंपन से होता है। पहली बात तो ये, यानी जब वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। जिस भी माध्यम में ध्वनि तरंगे संचरित होती है, यानी जो भी अपने पास क्या है? मीडियम है, यानी द्रव्य है या कोई पदार्थ है जिसमें ये ध्वनि तरंगे संचरित होती है, उससे क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। यानी कोई भी द्रव्य अर्थात पदार्थ, एक ही बात है, या पदार्थ जिसमें ध्वनि तरंगे संचरित होती है, उससे क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। मतलब सिंपल सा ये है कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम चाहिए। जब ध्वनि तरंगे माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम में क्या करती है? ये माध्यम में संपीड़न और विरलन उत्पन्न कर देती है। संपीड़न और विरलन किस तरह से? अब मैं आप बोल रहा हूँ, आपके पास आवाज आ रही है, तो बीच का जो माध्यम है, हवा जो है, इस हवा में कहीं तो वायु के जो कण है वो पास पास आ जाएंगे। जहां वायु के कण पास पास आ गए उन्हें क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं। और जब पास आएंगे तो बीच में क्या होगा?
बीच वाले कण ही तो पास आए हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, विरलन उत्पन्न हो जाएगा, मतलब वहां कणों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती है तो ये क्या कर देती है, संपीड़न और विरलन उत्पन्न करती है, संपीड़न तथा विरलन उत्पन्न करती है। संपीड़न और विरलन के रूप में मध्य में ध्वनि तरंगे जो है वो संचरित होती है। जहां संपीड़न होता है, मध्य में जहां संपीड़न होता है, तो संपीड़न में क्या होता है, दाब तथा घनत्व, माध्यम का दाब और घनत्व बढ़ जाता है। किसमें, संपीड़न में। विरलन में क्या होता है, विरलन में दाब तथा घनत्व का जो मान होता है कम हो जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, संपीड़न में ये चेंजेस आते हैं, विरलन में ये चेंजेस आते हैं। और इस तरह से ध्वनि तरंगे जो है वो किसी माध्यम में किस तरह से संचरित होती है, संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती है। मतलब माध्यम में इस तरह का परिवर्तन करते हुए ध्वनि तरंगे संचरित होती है। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके कानों तक जब पहुँचेगा तो बीच में ये ध्वनि तरंगे जो है वो माध्यम में संपीड़न और विरलन उत्पन्न करेंगे। ये संपीड़न और विरलन के रूप में ऊर्जा का संचरण होगा, और वो ऊर्जा का संचरण आपके कर्णपटल से टकराएगा, कान का जो पर्दा है उससे टकराएगा। कान का पर्दा क्या करता है, कंपन करता है, वो कंपन संकेत उत्पन्न करेगा, और वो तंत्रिकाओं के द्वारा कंपन संकेत जो है वो मस्तिष्क में जाएगा, और मस्तिष्क अपने को बताएगा कि आपने क्या सुना है। इस तरह से मोटे रूप में ध्वनि का संचरण ऐसे होता है। अब आता है ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता क्या है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। पहले स्टार्ट में भी अपने बात कर ली थी, और अब फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि ध्वनि तरंगे जो है वो मध्यम में ही संचरित हो सकती है, निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है, क्योंकि इनका संचरण मध्यम के गुणों पर आधारित होता है। तो मध्यम होगा तो ध्वनि तरंगों का संचरण होगा, मतलब निर्वात में ध्वनि तरंगे संचरित नहीं होती है। ध्वनि तरंगे जो होती है, अपने पहले भी बात की कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। और अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे जो होती है उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इनके संचरण के लिए क्या होगी, माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के इन तरंगों का संचरण नहीं होता है। माध्यम चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, यानी ठोस, द्रव या गैस, इस माध्यम की अपने को हमेशा क्या रहेगी, आवश्यकता रहेगी। और ध्वनि तरंगे जो है वो ठोस, द्रव या गैस में अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों के रूप में क्या होती है, संचरित होती है। तो निर्वात में इनका संचरण संभव नहीं है। निर्वात में ध्वनि तरंगे संचरित नहीं हो सकती। इसका एक छोटा सा अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा प्रयोग करके देख लेते हैं, फिर अपने को इसका पता लग जाएगा। कैसे, अपने एक जार लेते हैं, एक जार ले लेते हैं, कांच का पात्र है ये अपने पास इसका ढक्कन, और इसमें एक क्या करते हैं, नीचे पेंदे में निर्वात पंप लगा देते हैं। ये अपने पास क्या है, निर्वात पंप। इसके ढक्कन में से दो तार निकालते हैं और इन तारों से एक विद्युत घंटी जोड़ देते हैं। ये अपने पास विद्युत घंटी है। अब इसको क्या करते हैं, सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं। जैसे अपने कुंजी लगाएंगे घंटी बजेगी और अपने को आवाज़ सुनाई देगी। जैसे अपने क्या करेंगे, सर्किट ऑन करेंगे, सर्किट ऑन करेंगे तो क्या होगा, विद्युत घंटी बजेगी और अपने को आवाज़ सुनाई देगी। अब अपने क्या करते हैं, इस निर्वात पंप से इसमें भरी हुई जो वायु है, जार में भरी हुई वायु जो है, ये जार है अपने पास कांच का, इस जार में भरी हुई वायु को धीरे धीरे कम करते जाते हैं। जैसे जैसे अपने वायु को बाहर खींचते जाएंगे, मतलब इसमें वायु का घनत्व कम करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इसमें आवाज़ जो आ रही थी घंटे की वो कम होती जाएगी। और जैसे इसके अंदर निर्वात उत्पन्न हो जाएगा,
यानी इसमें वायु बिल्कुल नहीं रहेगी, तो घंटी की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाएगी। कारण, क्योंकि निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो सकता। घंटी बज रही है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आएगी। कारण, क्योंकि माध्यम नहीं है, बिना माध्यम के ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता। इसी का एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए। चंद्रमा पर जो चंद्र यात्री हैं वो आपस में बात नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ये बात अपने गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण क्यों नहीं है। तो चंद्रमा पर अपने पास क्या है? वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो वहाँ निर्वात है, और निर्वात है तो फिर अपने निर्वात में बात नहीं हो सकती, यानी ध्वनि तरंगे संचरित नहीं हो सकती। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि चंद्रमा पर दो चंद्र यात्री आपस में वार्तालाप नहीं कर सकते, क्या कारण है? कारण ये है कि वहाँ निर्वात है, कारण ये है कि वहाँ वायुमंडल नहीं है, इसलिए वो वार्तालाप आपस में नहीं कर सकते। तो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में ज़्यादा वेग से संचरित हो सकती है। ध्वनि तरंगों का सबसे अधिक वेग जो है, सबसे अधिक वेग ठोसों में होता है, ठोस माध्यम में होता है। ध्वनि तरंगों का सबसे अधिक वेग जो है वो ठोस माध्यम में होता है। दूसरा कि इससे कम द्रव माध्यम में होता है, यानी द्रव माध्यम में ध्वनि का वेग जो होता है, ध्वनि का वेग ठोस से कम होता है। ध्वनि का वेग द्रव में जैसे जय करेंगे ध्वनि तरंगे संचरित होगी, माध्यम है, लेकिन उनका वेग ठोसों की तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गैसों में ध्वनि तरंगों का जो वेग है वो द्रवों से भी कम होता है। गैस माध्यम में ध्वनि तरंगों का वेग, ध्वनि का वेग द्रव से कम होता है, द्रव से कम। और ये कहूँ मैं निर्वात में वेग जो है शून्य होता है, मतलब निर्वात में इनका संचरण नहीं होता है। तो इस तरह से अपने को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सबसे अधिक वेग किस माध्यम में होता है। तो ध्वनि तरंगों का सबसे अधिक जो वेग होता है वो किस में है? ठोसों में होता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। द्रव माध्यम में ध्वनि तरंगों का वेग ठोसों से कम होता है, और गैस में द्रवों से भी कम होता है। मतलब ठोस, द्रव और गैस में वेग के हिसाब से अपने इनको लिखें तो अपने यूं लिख सकते हैं। ठोस, द्रव और गैस माध्यम को मैं ध्वनि के वेग के आधार पर लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ठोस में वेग इज ग्रेटर देन द्रव में वेग इज ग्रेटर देन गैस में वेग। ये अपने पास इनके अंदर संबंध रहता है। मतलब सबसे अधिक वेग किसमें? ठोसों में, उसके बाद नंबर आता है दूसरा किसका? द्रवों का, और तीसरा नंबर आता है गैस का। और निर्वात में तो वेग शून्य होता है, तो उसकी तुलना ही नहीं करनी है अपने को, निर्वात में संचरण ही नहीं होता है। अब आता है ध्वनि तरंगों के वेग को प्रभावित कौन कौन कर सकता है। ध्वनि तरंगों को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? एक सिंपल सा अपने पास फॉर्मूला होता है। क्या? ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और जब कोई भी अनुदैर्ध्य तरंग किसी मध्य में संचरित होती है तो उसके वेग के लिए एक सूत्र है। उसके वेग के लिए एक सूत्र अपने पास है, v = √E/ρ। E क्या चीज है? E माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक है, माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक है, प्रत्यास्था गुणांक। रो जो है वो माध्यम का घनत्व है, माध्यम का घनत्व है। E माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक, पहले मैंने कहा था कि माध्यम के गुणों पर आधारित होता है, तो प्रत्यास्था जो है वो माध्यम के गुणों पर आधारित होती है। दूसरा घनत्व पर भी ये निर्भर करता है। ये अपने पास अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग होता है। न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने ध्वनि तरंगों के वेग के लिए एक सूत्र दिया था। न्यूटन का सूत्र क्या है? न्यूटन का सूत्र, न्यूटन ने यह बताया था कि ध्वनि तरंगे जब किसी माध्यम में संचरित होती है
तो माध्यम का ताप नहीं बदलता है। अर्थात किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों का संचरण समतापी प्रक्रम होता है, मतलब ताप नहीं बदले, ताप समान रहे तो समतापी प्रक्रम। तो किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों का जो संचरण है, न्यूटन के अनुसार ध्वनि तरंगों का संचरण समतापी प्रक्रम है, समतापी प्रक्रम है, मतलब ताप समान रहता है। ताप समान रहता है तो अपने पास बॉयल का नियम काम में आता है। समतापी प्रक्रम के लिए बॉयल का नियम अपने पास होता है PV इज इक्वल टू RT, सॉरी PV इज इक्वल टू नियतांक, PV इज इक्वल टू नियतांक, P गैस का दाब, V आयतन। अब अपने क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला आपको ड्राइव नहीं करना है, लेकिन मैं एक बार ड्राइव करके बता रहा हूँ कि इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा dP इंटू वी प्लस अपने पास आ जाएगा P इंटू DV इज इक्वल टू 0। नियतांक का अवकलन 0 होता है। इसको मैं इससे राइट कर देता हूँ, P dV इज इक्वल टू माइनस V dP, पक्षांतर कर दिया। ये अपने पास आ जाएगा P इज इक्वल टू माइनस dP अपॉन dV अपॉन V। और ये जो फॉर्मूला होता है ये प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला होता है, ये प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला है, तो इसको अपने E लिख सकते हैं। ये प्रत्यास्था गुणांक, यही मान न्यूटन ने क्या किया, इस फॉर्मूले में रखा था और उसने कहा कि V इज इक्वल टू अपने पास होता है अंडर रूट P अपॉन रो होता है, अंडर रूट P अपॉन रो। वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग, उसके लिए न्यूटन ने ये सूत्र दिया, लेकिन ये जो सूत्र था न्यूटन का वो सही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जब अपने वायु का दाब और उसके घनत्व का मान रखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो मान क्या आता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने पास दाब का जो मान है वो होता है P इज इक्वल टू 1013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अपने पास वायु का जो घनत्व है वो 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये दोनों वैल्यू जब इसमें पुट करके इसको सोल्व करते हैं तो ये 280 मीटर प्रति सेकंड आता है। जबकि प्रयोगों से जब ध्वनि का वेग ज्ञात किया गया प्रयोग के आधार पर, तो उसका जो मान था प्रयोगों के, प्रायोगिक मान जो था, प्रायोगिक मान 332 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुआ, जो इससे मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब न्यूटन का सूत्र जो था वो सही नहीं था। इसमें फिर लाप्लास ने क्या किया, संशोधन किया। लाप्लास ने कहा कि न्यूटन के सूत्र में कमी है। लाप्लास ने ये बताया कि जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम, ध्वनि तरंगे वायु में जब संचरित होती है, यानी न्यूटन का जो सूत्र था वायु में ध्वनि तरंगों के वेग के लिए वो अपने पास था P अपॉन रो। उसने कहा कि जब वायु में ध्वनि तरंगे संचरित होती है, किसने कहा, लाप्लास ने, लाप्लास, इसको लाप्लास संशोधन कहते हैं। और ये भी फॉर्मूला जो है इस पर आधारित क्वेश्चन आ जाता है। लाप्लास ने ये बताया कि जब ध्वनि तरंगे माध्यम में संचरित होती है तो वो रुद्धोत्सम प्रक्रम होता है, यानी वायु में ध्वनि तरंगों का संचरण रुद्धोत्सम प्रक्रम है, रुद्धोत्सम प्रक्रम है। रुद्धोत्सम प्रक्रम क्या होता है? ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें निकाय न तो वातावरण से ऊष्मा लेता है और न ही वातावरण को ऊष्मा देता है, मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो। ऐसा प्रक्रम क्या होता है? रुद्धोत्सम प्रक्रम होता है। तो उसने कहा ये रुद्धोत्सम प्रक्रम है। तो फिर रुद्धोत्सम प्रक्रम की अवस्था समीकरण, रुद्धोत्सम प्रक्रम की अवस्था समीकरण होती है PV की पावर गामा इज इक्वल टू नियतांक। इस फॉर्मूले का भी क्या करना है, अवकलन करना है। जब इसका अवकलन करते हैं तब अपने पास E का जो मान आता है वो गामा P आता है। अपने को अवकलन करके देखने की जरूरत नहीं। A इज इक्वल टू क्या आ जाता है, गामा P। और ये वैल्यू क्या की, ये वैल्यू जो, तो गामा अपने पास क्या है, रुद्धोत्सम निष्पत्ति CP अपॉन CV, और इसका मान वायु के लिए 1.41 होता है। ये वैल्यू रखकर जब उसने मान ज्ञात किया, किसने, लाप्लास ने, तो ध्वनि का वेग जो है वो अपने पास कितना प्राप्त हो गया, 331 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो गया, जो प्रायोगिक मान के क्या है, मैच करता है प्रायोगिक मान से।
इस तरह से ये लाप्लास का जो फॉर्मूला है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वायु में ध्वनि तरंगों के लिए लाप्लास का सूत्र है। किस तरह से क्वेश्चन आता है देखिए, लाप्लास का क्वेश्चन इस तरह से आता है, वायु में ध्वनि तरंगों के लिए लाप्लास का सूत्र है। अब अपने पास ऑप्शन होंगे। ऑप्शन अपने पास किस तरह से होंगे, नंबर ए पे अपने पास हो जाएगा P अपॉन गामा रो। बी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा अंडर रूट गामा P अपॉन रो। सी अपने पास ऑप्शन हो जाएगा रो अपॉन गामा P। और डी अपने पास ऑप्शन हो जाएगा अंडर रूट गामा रो अपॉन P। इस तरह से क्वेश्चन आता है और अपने को ध्यान रखना होगा क्योंकि कंफ्यूज न हो जाए अपने, इसलिए अपने पास जो फॉर्मूला है वो अपने पास क्या है, गामा P अपॉन रो का अंडर रूट है। ये अपने पास वायु में ध्वनि तरंगों के लिए लाप्लास का सूत्र है। अब आता है इसको प्रभावित करने वाले कारक। ध्वनि तरंगों के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? ध्वनि तरंगों के वेग को प्रभावित करने वाले कारक इसमें अपने पास है दाब। अगर ताप नियत है, मैं ताप की बात कर रहा हूं, ताप नियत है तो ध्वनि तरंगों के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब नियत ताप पर ध्वनि तरंगों के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये याद रखना है अपने को। अगर ताप नियत है तो ध्वनि तरंगों के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरी चीज अपने पास क्या है, दूसरा है ताप का प्रभाव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्वनि तरंगों का वेग जो है वो ताप के साथ परिवर्तित होता है। ताप बढ़ने से ध्वनि तरंगों का वेग बढ़ता है और ताप घटने से ध्वनि तरंगों के वेग में क्या होती है, कमी होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि तरंगों का जो वेग है, ध्वनि तरंगों का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ताप बढ़ाएंगे तो वेग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, वेग बढ़ेगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने से वायु में ध्वनि तरंग का जो वेग है वो 0.61 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से वायु में ध्वनि तरंगों का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाता है। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अपने वायु का ताप बढ़ा दिया तो अपने पास उसके वेग में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 0.61 की वृद्धि हो जाएगी। अब आता है आर्द्रता का प्रभाव। नेक्स्ट अपने पास है आर्द्रता का प्रभाव, नमी जिसको अपने बोलते हैं, आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता का क्या प्रभाव होता है, जो आर्द्र वायु होती है उसका घनत्व जो है वो शुष्क वायु की तुलना में कम होता है। आर्द्र वायु का घनत्व, आर्द्र जो वायु होती है, आर्द्र वायु का घनत्व लेस देन होता है किससे, शुष्क वायु। आर्द्र वायु का जो घनत्व होता है वो शुष्क वायु की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो आर्द्र वायु में क्या होगा, घनत्व जब कम होगा तो आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग जो है वो अधिक होगा। आर्द्र जो वायु है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग
वायु में ध्वनि का वेग अधिक होता है। किसकी तुलना में? शुष्क वायु की तुलना में। शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग अधिक होता है। इसलिए जब भी आर्द्रता होती है वायु में तो ध्वनि अधिक दूरी तक संचरित हो जाती है। ये अपने पास था इसको प्रभावित करने वाले कारक। अब आता है अपने पास ध्वनि तरंगों का आयाम क्या है। आयाम किसे कहते हैं? आयाम एम्पलीट्यूड जिसको अपने बोलते हैं। आयाम क्या चीज है? देखिए, ध्वनि तरंगे जो होती है वो किसी वस्तु के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। कंपन कर रही वस्तु द्वारा मध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन जो होता है वो क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। मतलब मध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, मध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, विस्थापन आयाम कहलाता है। मध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन जो होता है उसे आयाम कहते हैं। और आयाम को अपने क्या करते हैं? मोस्टली ए द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका एसआई पद्धति में मात्रक जो है वो क्या है? मीटर है। यानी ए से दर्शाते हैं और इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? मीटर है। अब आता है अपने पास आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी जिसको अपने कहते हैं। कंपन कर रही वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की जो संख्या होती है उससे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। यानी प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को न्यू के द्वारा व्यक्त करते हैं। न्यू से लिखते हैं, न्यू, न्यू के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। तो आवृत्ति क्या हुई अपने पास? आवृत्ति इज इक्वल टू अपने पास आ गया कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या अपोन कंपनों में लगा समय, कंपनों में लगा समय। तो कंपन प्रति सेकंड, इसी कारण से इसका क्या आ जाता है अपने पास? मात्रक क्या आ जाएगा? मात्रक जो है, मात्रक अपने एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं। मात्रक जो होता है वो होता है अपने पास प्रति सेकंड। आवृत्ति का मात्रक होता है प्रति सेकंड, लेकिन इसके मात्रक को हर्ट्ज से व्यक्त किया जाता है। हर्ट्ज एक वैज्ञानिक था जिसने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी, इसलिए उनके सम्मान में आवृत्ति का जो मात्रक है उसको क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। और HZ से इसको व्यक्त किया जाता है। तो ये अपने पास थी आवृत्ति। अब आता है अपने पास आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या है? एक कंपन पूरा करने में लगने वाला जो समय होता है उस समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन में लगा समय, एक कंपन में लगा समय, एक कंपन में लगा समय जो होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। और आवर्तकाल को अपने कैपिटल T से व्यक्त करेंगे। अब आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है वो अपने ज्ञात करते हैं। देखिए, अभी अपने कहा था कि एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो इसका मतलब, इसका मात्रक होता है सेकंड। तो T सेकंड में कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या, T सेकंड में कंपनों की संख्या हो गई 1, क्योंकि एक कंपन में लगा समय क्या है? T है। तो T सेकंड में कंपनों की संख्या 1, तो 1 सेकंड में कंपनों की जो संख्या है वो 1/T आ जाएगी। और 1 सेकंड में कंपनों की जो संख्या होती है वो अपने पास क्या है? आवृत्ति है। तो अपने पास आवृत्ति क्या आ जाएगी? आवृत्ति अपने पास आ जाएगी, आवृत्ति इज इक्वल टू अपने पास, आवृत्ति मतलब न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1/T। तो ये आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या होता है? संबंध होता है। न्यू इज इक्वल टू 1/T या T इज इक्वल टू 1/न्यू, दोनों ही आपस में रिलेटेड है। नेक्स्ट अपने पास है क्या? तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। वेवलेंथ अपने पास क्या होती है?
तरंग दैर्ध्य क्या चीज है अपने पास? तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ किसे कहते हैं? आवर्तकाल टी में, आवर्तकाल टी में तय की गई दूरी जो होती है उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अभी अपने बात कर रहे थे कि ध्वनि तरंगे जो होती है वो संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती है। तो दो क्रमागत संपीड़नों के बीच या दो क्रमागत विरलनों के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और इसको किससे लिखते हैं? लैम्डा से लिखा जाता है। इसको किससे लिखते हैं? लैम्डा से। अब अपने ज्ञात करते हैं तरंग वेग। तरंग वेग क्या होता है? तरंग वेग, तरंग वेग क्या है अपने पास? देखिए तरंग वेग अपने पास क्या है, यानी आवर्तकाल टी में तरंग द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो क्या होती है? लैम्डा। तो टी सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी लैम्डा मीटर, क्योंकि दूरी है, दूरी का मात्रक अपने पास क्या होगा? मीटर। तो टी सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी अपने पास क्या आ गई? लैम्डा मीटर। तो एक सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी अपने पास आ जाएगी लैम्डा बाई टी आ जाएगा। और एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। तरंग वेग कहलाती है। इसका मतलब अपने पास तरंग वेग जो है v इज इक्वल टू अपने पास आ गया लैम्डा बाई टी, यानी v इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया? लैम्डा अपॉन टी। लेकिन 1/t तो क्या होता है? न्यू होता है। तो इसको अपने बराबर लिख सकते हैं न्यू लैम्डा। ये अपने पास क्या आ गया? तरंग वेग का सूत्र आ गया, यानी v इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया? न्यू लैम्डा। अब अपने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज है तथा तरंग दैर्ध्य 30 सेंटीमीटर। तरंग को 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा वो समय अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अपने को कौन कौन सी राशियां दी हुई है अपने पहले वो राशियां लिख लेते हैं। न्यू इज इक्वल टू अपने पास है 2 किलो हर्ट्ज, यानी 2 × 10⁻³ हर्ट्ज। सेकंड अपने पास क्या है? तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू अपने पास है 30 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 0.3 मीटर। और अपने पास दूरी दे रखी है डी इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर, इट इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻³ मीटर। सबसे पहले अपने तरंग का वेग ज्ञात कर लेते हैं। तरंग वेग अपने पास क्या आ जाएगा? तरंग वेग v इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है? न्यू लैम्डा। न्यू का मान अपने को दिया हुआ है 2 × 10⁻3, लैम्डा अपने पास है 0.3। तो अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास आ गया 0.6 × 10⁻3, 0.6 × 10⁻3 मीटर पर सेकंड अपने पास इसका क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। अब अपने पास क्या है? अपने को समय ज्ञात करना है। समय बराबर होता है दूरी भाग चाल। समय बराबर अपने पास क्या है? दूरी भाग चाल। दूरी अपने पास कितनी है? दूरी है अपने पास 1.5 × 10⁻3 अपॉन चाल, यानी वेग अपने निकाल लिया 0.6
इंटू 10⁻3। तब ये कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास आ गया 15/6, ये अपने पास आ जाएगा 5 × 15, 3 दूनी 6, यानी 2.5 सेकेंड। ये अपने पास क्या आ गया, इसका समय आ गया। इस तरह से अपने पास इजी से क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ सकते हैं। अब अपने पास आता है ध्वनि तरंगों के अभिलाक्षणिक गुण। ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण क्या है? ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण, और यहां से भी क्वेश्चन मोस्टली आता है अभिलक्षण में से। क्या क्वेश्चन किस तरह से आता है वो बात करेंगे अपने। तो अभिलक्षणों में नंबर 1 अपने पास है तीव्रता या प्रबलता। तीव्रता या प्रबलता, इंटेंसिटी और लाउडनेस। इंटेंसिटी और लाउडनेस अपने पास क्या है? देखिए, तीव्रता जो है ध्वनि तरंग का वह अभिलक्षण है, ध्वनि तरंगों का वह लक्षण जिसकी सहायता से अपने को ध्वनि तीव्र या प्रबल तथा मंद या धीमी सुनाई देती है। तो उसे क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। मतलब ये ऐसा अभिलक्षण है, यानी ध्वनि तरंग का वह लक्षण जिसके द्वारा ध्वनि जो है तीव्र ओब्लिक प्रबल एक ही बात है, या मंद ओब्लिक धीमी सुनाई देती है। इसे क्या कहते हैं? इसकी प्रबलता या तीव्रता कहते हैं। ध्वनि तरंगों की जो तीव्रता होती है, ध्वनि तरंगों की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंगों की तीव्रता किस पे डिपेंड करती है? आयाम पर निर्भर करती है। आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि तरंगों की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो जो बड़ी वस्तुएं होती हैं, उन बड़ी वस्तुओं से जो तरंगें उत्पन्न होती है, ध्वनि तरंगें, उनका आयाम अधिक होता है, और उनका आयाम अधिक होने के कारण उनकी प्रबलता भी क्या होती है? अधिक। मतलब तीव्रता भी क्या होती है? अधिक होती है। यानी सिंपल सा याद रखना है कि ध्वनि तरंगों की तीव्रता या प्रबलता किस पे डिपेंड करती है? आयाम पर निर्भर करती है। आयाम ज़्यादा, तीव्रता ज़्यादा, प्रबलता ज़्यादा। आयाम कम, तीव्रता कम, प्रबलता कम। हालांकि ये और कुछ राशियों पर भी निर्भर करती है, लेकिन मेजर जो है वो आयाम है। और किन पे डिपेंड करती है? स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे अपने ध्वनि स्रोत से दूर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होती है? प्रबलता कम होती जाती है। आयाम के वर्ग की ये समानुपाती होती है। आवृत्ति पर भी डिपेंड करती है, माध्यम के घनत्व पर भी डिपेंड करती है। तो ये अपने पास कुछ चीज़ें हैं, लेकिन सबसे मेजर जो है वो है आयाम। तो जो बड़ी वस्तुएं होती है, बड़ी वस्तुओं के क्या होते हैं? जो तरंगें उत्पन्न होती है उनका आयाम अधिक होता है, और आयाम अधिक होने के कारण उनकी प्रबलता ज़्यादा होती है। दूसरा अपने पास आता है तारतम। तारतम, एक चीज पहले अपने थोड़ा सा इसके बारे में, और जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड बात यहीं कर लेते हैं अपने। एक तो अपने पास तीव्रता जो है, ध्वनि तरंगों की तीव्रता, इसका मात्रक क्या है? मात्रक क्या है इसका? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मात्रक। मात्रक इसका है डेसिबल। मात्रक जो है वो क्या है? डेसिबल है। ध्वनि तरंगों की तीव्रता का जो मात्रक यानी प्रबलता का जो मात्रक है वो क्या है? डेसिबल है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि किस तीव्रता तक की ध्वनि मनुष्य के लिए ठीक है, कौन सी मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। इसके बारे में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है। तो WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, WHO के अनुसार 45 dB तक की, डेसिबल तक की, 45 dB तक की ध्वनि जो होती है वो मनुष्य के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। मनुष्य के लिए सर्वोत्तम है। 45 डेसिबल तक मनुष्य के लिए क्या है? एकदम सर्वोत्तम ध्वनि मानी जाती है। 75 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है
75 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वो हानिकारक मानी गई है WHO के अनुसार। वो क्या है? हानिकारक है। मतलब 75 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि है उसको अच्छा नहीं मानते हैं, WHO नहीं मानता। मनुष्य जो है 130 डेसिबल तक 130 डेसिबल तक तीव्रता की ध्वनि सुन सकता है। मनुष्य 100, ये सारी WHO के अनुसार अपने पास है कि 130 dB तक की तीव्रता की जो ध्वनि होती है वो मनुष्य सुन सकता है। 85 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि है, ये भी WHO बोल रहे हैं, 85 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है, अधिक तीव्रता की ध्वनि मनुष्य को क्या कर सकती है? बहरा कर सकती है। मनुष्य को बहरा कर सकती है। 85 डेसिबल से अधिक तीव्रता की अगर ध्वनि है तो मनुष्य उससे क्या हो सकता है? बहरा हो सकता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर 150 डेसिबल से अधिक की ध्वनि है, 150 डेसिबल से अधिक की अगर ध्वनि है तो मनुष्य क्या हो सकता है? पागल हो सकता है। तो ये अपने पास तीव्रता का मात्रक यानी प्रबलता का मात्रक डेसिबल है। और ये आंकड़े अपने लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। WHO के अनुसार 45 डेसिबल तक की जो ध्वनि तरंगे होती है वो मनुष्य के लिए सर्वोत्तम है। 75 dB से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो हानिकारक है मनुष्य के लिए। मनुष्य वैसे 130 dB तक की ध्वनि को क्या कर सकता है? सुन सकता है। लेकिन 85 dB से अधिक तीव्रता की जो ध्वनि होती है वो मनुष्य को बहरा कर सकती है। और 150 मतलब 150 से अधिक dB की अगर तीव्रता की अगर ध्वनि है तो वो मनुष्य को क्या कर सकती है? पागल कर सकती है। ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रबलता से रिलेटेड अपने पास। नेक्स्ट अपने पास आता है इसमें तारतम। नेक्स्ट अपने पास है इसका क्या? तारतम। पिच बोलते हैं इसको। तारतम क्या है? ध्वनि का जो तीक्ष्ण या मोटा होना, तीक्ष्ण या मोटा होना, तारतम जो है वो ध्वनि का ऐसा लक्षण है, ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि जो है तीक्ष्ण या मोटी होती है, तीक्ष्ण या मोटी होती है, तारतव कहलाता है। तारतव कहलाता है। ध्वनि का तीक्ष्ण या मोटा होना किस पे डिपेंड करता है? तारतव पे। और तारतव जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारतव आवृत्ति पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, तारतव आवृत्ति पर, प्रबलता आयाम पर। तारतव जो है वो किस पे डिपेंड करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। कम आवृत्ति की अगर अपने पास तरंगे हैं तो कम आवृत्ति के लिए तारतव क्या होगा? कम होगा। और अगर ज्यादा आवृत्ति की तरंगे हैं तो उनका तारतव क्या होगा? अधिक होगा। और इसी तारतव के कारण बच्चों तथा स्त्रियों की जो आवाज होती है, स्त्रियों की आवाज जो होती है वो क्या होती है? तीखी आवाज होती है, तीक्ष्ण आवाज होती है। उस तीक्ष्णता का कारण क्या है? कि उनकी आवृत्ति अधिक होती है। आवृत्ति अधिक मतलब तारतव अधिक। यानी जो बच्चे होते हैं और स्त्रियां होती है उनकी ध्वनि की जो आवृत्ति है वो अधिक होती है, अतः उनका तारतव अधिक होता है। उनकी आवाज जो है वो क्या होती है? तीक्ष्ण होती है। जबकि पुरुषों की जो आवाज है वो मोटी होती है। पुरुषों की आवाज मोटी होने का कारण क्या है? आवृत्ति कम होती है, तारतव क्या होता है? कम होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, प्रबलता और तारतम में कोई संबंध नहीं है। प्रबलता और तारतम में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे शेर है, शेर की जो दहाड़ होती है, शेर की दहाड़, इसकी प्रबलता अधिक होती है, प्रबलता अधिक होती है, परंतु तारतव कम होता है, तारतव कम होता है। जबकि
मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है, मच्छर की भिनभिनाहट होती है, उसका प्रबलता कम होती है, प्रबलता कम, तारतव अधिक होता है, तारतव अधिक होता है। इसी तरह से कोयल और कौवे की आवाज़ की बात करें, कोयल जो होती है उसका तारतव जो है वो अधिक होता है, इसलिए उसकी आवाज़ सुरीली लगती है, जबकि कोए की जो आवाज़ है उसका तारतव क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो आवाज़ सुरीली नहीं होती है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ भी अपने को ध्यान रखना है। यानी पुरुषों के लिए क्या होता है, पुरुषों के लिए आवृत्ति कम, आवृत्ति कम, तारतव कम, तारतव कम, इसलिए पुरुषों की जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। पुरुषों की आवाज़ मोटी, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ जो होती है वो तीक्ष्ण होती है। तीसरा इसका अपने पास गुण आता है क्या, गुणता। तीसरा जो गुण है वो अपने पास अभिलक्षण जो है वो है गुणता। गुणता ऐसा अभिलक्षण है जिसकी सहायता से अपने क्या करते हैं, समान प्रबलता और समान तारतव की जो ध्वनि होती है उनमें विभेद करते हैं। गुणता वह अभिलक्षण है जिसकी सहायता से अपने समान प्रबलता और समान तीव्रता की ध्वनियों में क्या करते हैं, अपने विभेद कर पाते हैं। आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़िए और आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो भी आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।